हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए अपन क्या करते हैं, कक्षा 11वीं का एक आईएमपी चैप्टर 2 या इसको हिंदी में बोलें अध्याय 2 शुरू करते हैं। ठीक है, इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक जनरल परमाणु की संरचना मैंने बनाई हुई है, ये देखिए। ठीक है, ये दिख रही होगी। तो इसकी जो विस्तृत संरचना है इसके बारे में अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अभी एक सामान्य संरचना देखिए, यहाँ पर परमाणु है। तो परमाणु में आप देखो यहाँ पे बाहर की ये जो एरिया दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एक कक्षा। ऐसी बहुत सारी कक्षाएं इसमें हो सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है इसको बोलते हैं हम इसका नाभिक। ठीक है, क्या बोलेंगे इसका, नाभिक। ठीक है, और इसकी जो बाहरी कक्षा है और इसके जो नाभिक हैं इसके जो बीच का जो स्थान है वो रहता है क्या, खाली या खोखला रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आईएमपी कणों के बारे में हमको इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी जो बाहरी कक्षा है यहाँ पे जो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस कण के बारे में हमको पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसकी खोज कैसे हुई और इसके क्या क्या गुण हैं वो पढ़ना है। ठीक है, अब ये जो नाभिक है इस नाभिक में 2 आईएमपी कण पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें पाया जाता है प्रोटॉन और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन। तो इनके गुण, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी खोज कैसे हुई, इन सभी के बारे में हमको एक एक करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, तो इस प्रकार का एक हम यंत्र लेते हैं, संयंत्र लेते हैं। ठीक है, तो ये संयंत्र में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर एक कांच की एक ट्यूब होती है। इस प्रकार से आप देखो यहाँ पर। ठीक है, ये कांच की एक ट्यूब है पूरी। ठीक है, ये कांच की ट्यूब ले ली हमने, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, एक हम लगा देते हैं यहाँ पे इस कांच के इस ऊपर वाले हिस्से में हम एक निर्वात पंप लगा देते हैं। ठीक है, इसका काम होता है कि इस ट्यूब के अंदर यदि कोई गैसें हैं उनको ये बाहर निकाले, जिससे यहाँ पे कम से कम दाब उत्पन्न हो जाए, या फिर जो गैस है ये निर्वात हो जाए। मतलब यहाँ पे कोई भी गैसें ना रहें, और रहें तो बहुत से कम रहें। ठीक है, तो इस निर्वात पंप के द्वारा हम यहाँ पे जो दाब है लगभग हम उत्पन्न करेंगे 0.1 मिलीमीटर। ये हो गई कंडीशन इसकी। फिर क्या करते हैं, इस कांच की ट्यूब में हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और इन दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम क्या करते हैं, एक उच्च वोल्टेज की बैटरी से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, उसका उच्च वोल्टेज हम बताएंगे अभी कितना होता है। उच्च वोल्टेज की बैटरी से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जिस सिरे बैटरी के धनात्मक सिरे से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं वो हमारा एनोड कहलाएगा। ठीक है, और ऋणात्मक सिरे से जहाँ जोड़ते हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा कैथोड कहलाएगा। अब यहाँ पे आप यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे हमने 2 अलग से एक्सटर्नल चीज़ें लगाई हैं। एक लगाए हैं यहाँ पे हमने क्या, निर्वात पंप, और एक लगाए हैं यहाँ पे बैटरी उच्च वोल्टेज की। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप की कंडीशन को अप्लाई किया गया। एक है कि यहाँ पे निर्वात पंप के द्वारा कम दाब किया गया, यहाँ पे दाब निम्न किया गया, और दाब को निम्न करते करते हमने लेकर 0.01 मिलीमीटर। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो लगाए हमने लगभग 10,000 वोल्ट का वोल्टेज लगाए हमने बैटरी से। बहुत ज़्यादा उच्च वोल्टेज हमने दिए और बहुत दाब को हमने बहुत कम कर दिए। जब ये दोनों कंडीशन हो गई तो यहाँ पे ये देखा गया कि कैथोड से लेके एनोड की ओर, ठीक है, कैथोड से लेके एनोड की ओर क्या होती हैं, कुछ किरणें गमन करती हैं, जो किरणें होती हैं अदृश्य। ठीक है, अब चूंकि ये किरणें अदृश्य हैं या दिखती नहीं हैं, इनविजिबल हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया गया कि इनको पता लगाने के लिए हमने यहाँ पे जो हमने लिए हैं एनोड, ये हमने पोरस लिए है, छिद्रित लिए। ठीक है, जिसमें छिद्र हों, जिससे किरणें क्या हो जाएं, आर पार निकल जाएं। ठीक है, और जब ये किरणें निकले तो ये ट्यूब के दूसरे हिस्से में पहुँचे, जहाँ पे हमने पहले से क्या किए थे, जिंक सल्फाइड नामक एक रसायन रहता है, इसका लेप करके हमने यहाँ पे रख दिए थे। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड हमारा जो कहलाता है, ये कहलाता हमारा स्फुरदीप्ति पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, स्फुरदीप्ति पदार्थ, अर्थात ऐसा पदार्थ जिसमें कोई किरणें टकराएं या कोई कण टकराएं तो वो चमक उत्पन्न करता है। क्या करता है, साइन करता है या चमक उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हो गया, इतना सेटअप हमने कर लिए। तो देखो ये सेटअप हमने समझ चुके हैं कि क्या होता है, कैथोड से कोई किरणें निकलती हैं। ठीक है, कैथोड से किरणें निकल के जा रही हैं एनोड की ओर, इसलिए इन किरणों को कैथोड किरणें भी कहा गया। ठीक है, जो यहाँ पे
एनोड में लगे पदार्थ में चमक उत्पन्न कर रही थी, अर्थात वो कहाँ से निकल के आ रहे होंगे, कैथोड किरणों से। अब यहाँ पे कैथोड किरणों में कौन कौन से गुण पाए जाएंगे, इसके लिए हमने कुछ अलग से छोटे छोटे प्रयोग किए, ठीक है। इस विसर्जन नलिका में कुछ और प्रयोग हमने किए अलग से संयंत्र लगा के, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कैथोड किरणों के गुण, ठीक है। चूँकि ये ऋणात्मक सिरे से निकल रहे हैं, अर्थात यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो उनके गुण देखने से पहले हम क्या करते हैं, एक थ्योरी लिख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है। देखो यहाँ इसकी थ्योरी कुछ इस प्रकार है कि सन 1879 में विलियम क्रुक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। न गैसों के कम दाब, मतलब बहुत कम दाब पर सुचालकता, अर्थात गैसें सुचालक कैसे होती हैं, के गुण का अध्ययन किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कांच की एक नली लिया जिसको विसर्ग नली या विसर्जन नली का भी बोला जाता है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक इलेक्ट्रोड को जोड़ा गया, ठीक है। इलेक्ट्रोड कौन कौन से थे, हमारे एनोड और कैथोड, है ना, ठीक है। साथ ही साथ निर्वात पंप भी इसी नली में जोड़ा गया, ठीक है। ये हमने देख चुके हैं। अब क्या हुआ कि विसर्ग नली के अंदर निर्वात पंप द्वारा दाब लगभग, ठीक है, 0.01 मिलीमीटर एवं उच्च वोल्टेज की धारा लगभग 10,000 वोल्ट, ठीक है, दोनों को उत्पन्न किया गया। अर्थात दाब बहुत निम्न किया गया और दाब बहुत ज़्यादा, अर्थात यहाँ पे दाब बहुत निम्न किया गया और वोल्टेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, ठीक है, दोनों को उत्पन्न कर लिए। तो देखा गया है कि कुछ अदृश्य किरणें, ठीक है, कैथोड से निकलकर, ठीक है, गमन करती हैं, अर्थात वो किस ओर गमन करेंगी, या कैथोड से निकल रही हैं तो वो एनोड की ओर, ठीक है। यदि हम क्या करें, ये किरणें अदृश्य हैं और हमको देखना, तो आप क्या करेंगे, देखो, यदि हम नली के एनोड वाले हिस्से में, ठीक है, ZnS जिंक सल्फेट, ठीक है, का लेप लगा दें, ठीक है, लगा दिया जाता है, तो ये किरणें हरे पीले रंग की चमक उत्पन्न करेंगी, ठीक है। चूँकि ये किरणें कैथोड से निकल रही हैं, इस कारण इन्हें कैथोड किरणें कहते हैं, ठीक है। ये थ्योरी है, आपको एग्जाम में लिखना है। अब जो अगला टॉपिक है, पढ़ते हैं कैथोड किरणों के गुण। चलिए अब बात करते हैं अपन, क्या है कैथोड किरणें, ठीक है। ये कैथोड किरणें हैं, उनके कौन कौन सी प्रॉपर्टी या गुण होते हैं। तो पहला हम यहाँ पे गुण देखेंगे यहाँ पे कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं, ठीक है। तो इसको दर्शाने के लिए हमने क्या किया, इस उपकरण में थोड़ा सा चेंज कर दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रोड लगा, यहाँ पे ये दूसरा इलेक्ट्रोड लगा है, ठीक है। अब हमको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, हमारा कैथोड का, मतलब ऋणावेशित है, और ये क्या है, हमारा एनोड है। और यहाँ पे हमारी क्या है, बैटरी जुड़ी हुई है, जिसमें हम उच्च वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और ये निर्वात पंप है, ठीक है, ये हमारा उपकरण है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस उपकरण में हम यहाँ पर कोई एक वस्तु रख देंगे, यहाँ पे हम, ठीक है, छोटी सी कोई वस्तु अब रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होता है, यदि मान लो यहाँ पे कोई वस्तु इस प्रकार से रख दी जाती है, तो जो किरणें हैं वो यदि कैथोड से निकल रही हैं, ठीक है, तो कैथोड से किरणें निकलती हैं और वो सरल और सीधी रेखा में गमन करती हैं, तो इस वस्तु से वो टकराएंगी, और इस वस्तु से टकराने के कारण क्या होता है, इसके जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ पे अंधेला हो जाता है, या वहाँ पे एक छाया बनती है, जिसको प्रतिदीप्ति बोलते हैं या प्रतिछाया बोलते हैं, ठीक है, प्रतिछाया बोलते हैं। तो ये छाया यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो किरणें हैं वो किस ओर से निकल रही हैं, कैथोड से निकल रही हैं, और जो छाया है, जो प्रतिछाया लगभग वस्तु के आकार की ही और उसी सीध में बनी है। इससे प्रूफ होता है कि जो कैथोड किरणें हैं वो सरल रेखा में गमन करती हैं, ठीक है। तो ये प्रयोग किया गया, इसको इन्वर्ट लिख लेते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं, हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैथोड किरणों के पथ में यदि क्या करें, हम कोई वस्तु या ठोस पदार्थ रखते हैं, तो उसकी जो प्रतिछाया या जो शैडो है विपरीत दिशा में बनती है, ठीक है। अतः किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। साथ ही साथ यह भी प्रमाणित होता है कि किरणें कैथोड से निकलती हैं। देखो, जो सेकंड इसका गुण है वो ये पाया गया कि जो कैथोड किरणें हैं वो ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। हालांकि हमने ये पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, कैथोड है, और कैथोड कैसा होता है, ऋणात्मक, ठीक है। और ये क्या था, हमारा एनोड, और एनोड कैसा होता है, धनात्मक। पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। उसको सिद्ध करने के लिए बहुत छोटा सा इस यंत्र या विसर्जन नलिका में परिवर्तन किया गया। क्या किया गया,
इसमें क्या करते हैं, हम बाहर का विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। ठीक है, बाहरी विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 धातु की प्लेट लगा देते हैं। ठीक है, और इनको एक बाहरी स्रोत से जोड़ देते हैं। मान लो यहाँ पे हमारी कोई बैटरी है और इस बाहरी स्रोत से हमने इसको जोड़ दिए। बस यहाँ पे हमने परिवर्तन ये किए कि बैटरी का जो धन सिरा था उसको इस प्लेट से जोड़े, ठीक है, और जो ऋण सिरा था उसको इस प्लेट से जोड़े। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो समान आवेश रहते हैं, ठीक है, समान आवेश मतलब या तो ऋण ऋण चार्ज रहें या तो धन धन चार्ज रहें, इनमें हमेशा होगा प्रतिकर्षण। ठीक है, और यदि आवेश कैसे रहें, विपरीत रहें, अर्थात यहाँ पे एक धन रहे एक ऋण रहे या एक ऋण रहे एक धन रहे, तो इनमें होगा आकर्षण। क्या होगा इनमें, आकर्षण। ये गुण यदि आपको पता है तो यहाँ पे देखो, यदि मान लो ये कैथोड किरणें ऋणावेशित हैं, तो यदि ये किरणें जाती हैं सीधी रेखा में गमन करती हैं तो अपने को पता है, लेकिन चूंकि जैसे ही हमने यहाँ पे बाहरी आवेश जोड़ दिए हैं तो ये जो किरणें हैं ये क्या करती हैं, इस प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि ये विपरीत आवेश हो गया और इनमें कैसा हो गया, आकर्षण हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले आवेश में ऋण आवेश और कैथोड किरणें भी ऋण आवेशित हैं, इसलिए इनमें प्रतिकर्षण होगा। और यहाँ पे आकर्षण होने की वजह से जो किरणें हैं वो कहाँ पे जाएंगी, इस ओर मुड़ने लगेंगी, जा जाके इस प्लेट की ओर। ठीक है, क्योंकि ये विपरीत आवेशित प्लेट है, धन आवेशित प्लेट है, और इसमें आकर्षण हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि जो कैथोड किरणें हैं वो ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। आपको देखो कॉपी में सिर्फ ये लिखना है, डायग्राम वायग्राम आपको नहीं बनाना है बार बार, ये लिखना कि कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं और इसमें ये एक्सप्लेन करना है। तो कैथोड किरणें को जब किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजारा जाता है, जैसे हमने 2 प्लेट लगाए थे धनात्मक और ऋणात्मक, तो क्या होता है, तो किरणें धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं। ठीक है, या मुड़ जाती हैं धनात्मक प्लेट की ओर। ठीक है, अर्थात किरणें कैसी होती हैं, ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं, क्योंकि विपरीत आवेशों में आकर्षण होगा। इसलिए तो ये धन प्लेट है, तो जो किरणें हैं यदि ऋणावेशित हैं तो वो जाके इस ओर मुड़ने लगती हैं। ठीक है, यह है। देखिए जो अगला पॉइंट है कि जो कैथोड किरणें हैं क्या होती हैं, छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होंगी। ठीक है, बनी होती हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए अपन ये समझते हैं। देखो इस प्रयोग के लिए क्या किया गया, बहुत ही हल्का घूमने वाला एक पहिया यहाँ पे लगा दिया गया, एक चक्र छोटा सा यहाँ पे लगा दिया गया। ठीक है, अब चूँकि पता है कि ये कैथोड है हमारा और कैथोड से किरणें निकल कर आ रही हैं और जाके सोर रही हैं एनोड की ओर। ठीक है, सोर जा रही हैं, तो यदि किरणें क्या हो, सिर्फ प्रकाश रूप हों, जैसे कि हमने पढ़े हैं, तो वो इस पहियों को अफेक्टेड नहीं करेंगी, सिर्फ यहाँ पे छाया बनाएंगी बस, यहाँ पर छाया बनाएंगी बस। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, ये पहिया घूमने लग रहा था। ठीक है, ये पहिया किसी एक दिशा में क्या होने लग रहा था, घूम रहा था या रोटेट हो रहा था। तो ये क्यों हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो किरणें आ रही थी वो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा द्रव्यमान होता है। ठीक है, वो द्रव्य कणों से मिलके बनी होती है। ठीक है, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, तो ये द्रव्यमान की वजह से ये बार बार इस पहिए के जो चक्र हैं उनसे टकरा रही थी, और टकराने के कारण क्या हो रही थी, इसको किसी एक दिशा में घुमा दे रही थी। ठीक है, जब ये पहिया घूम रहा था, ये चक्र घूम रहा था, अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि जो कैथोड किरणें हैं वो द्रव्य कणों से मिलकर बनी होंगी। देखो जो अगला पॉइंट है वो अपन पढ़ेंगे कि जो कैथोड किरणें हैं वो द्रव्य कणों से मिलकर बनी होंगी। तो इसको लिखते कैसे हैं, देखो यदि कैथोड किरणों के पथ में हल्का घूमने वाला चक्र लगा देते हैं तो यह घूमने लगता है। ठीक है, अर्थात यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। यह आपको लिख लेना है। अगला पॉइंट है कि जो कैथोड किरणें हैं वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं, अर्थात इनमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण भी पाया जाएगा। इसको समझाने के लिए फिर से एक प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पे ये बैटरी है। ठीक है, ये ऋण आवेश है, ठीक है, ये धन आवेश है। ये क्या है, हमारा कैथोड है। ठीक है, ऋण आवेशित है क्योंकि बैटरी का ऋण सिरा इससे जुड़ा है, और ये क्या है, हमारा एनोड है क्योंकि इससे धन सिरा जुड़ा हुआ है। क्या करें हम, यदि यहाँ पे एक चुंबक लगा दें या एक मैग्नेट लगा दें यू आकार की, या हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिए तो यहाँ पे जो कैथोड से जो किरणें निकल रही थी ना, वो क्या हो रही थी,
विचलन कर रही थी या मुड़ रही थी इस चुंबकीय क्षेत्र की ओर। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है। और यहाँ पे जो पर्दा प्रतिदीप्ति पर्दा था, ठीक है, वो इस ओर, मतलब जहाँ पे हमने जिंक सल्फाइड लिए थे ना, वो हमने तो पूरे में लगाए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चमक उत्पन्न हो रही थी ना, वो यहाँ पे उत्पन्न हो रही थी क्योंकि किरणें यहाँ से टकरा रही थी जिंक सल्फाइड से। ठीक है, अर्थात चमक यहाँ पे उत्पन्न हो रही थी। इससे प्रूफ होता है कि जो किरणें हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर मुड़ गई थी। ठीक है, साथ ही साथ इससे यह भी प्रूफ होता है कि किरणें कैसे होंगी, ऋणात्मक आवेशित होंगी। तो देखो, जब किरणें क्या हों, ठीक है, किरणों को चुंबकीय क्षेत्र से हम गुजारते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र से विचलन दर्शाती हैं, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या होंगी, प्रभावित होंगी। जो कैथोड किरणें हैं उनका जो पांचवा गुण हम ये देख सकते हैं कि जो कैथोड किरणें हैं इनमें क्या होती हैं, भेदन क्षमता होती है। ठीक है, ये क्या करती हैं, जो एल्यूमिनियम की यदि पतली पत्ती लें हम, ठीक है, थिन पत्ती, ठीक है, तो उसको क्या कर सकती हैं, ये भेद सकती हैं और आर पार चली जाएंगी। ठीक है, कैथोड किरणें, अर्थात इनमें भेदन क्षमता होगी। देखो, अब हम यहाँ पे सेकंड जो कार्ड है, ठीक है, प्रोटॉन, इसकी खोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनको हम बोलेंगे एनोड किरणें क्योंकि ये एनोड की ओर से निकलेंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझें यहाँ पे कि कोई यदि मान लो यहाँ पे हमारा परमाणु है, तो परमाणु जो होता है वो क्या होता है, उसकी जो प्रकृति है वो विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, अर्थात ना तो वो धनावेशित होता है ना तो ऋणावेशित होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज जब हमने पढ़े थे तो हमने ये पता कर चुके हैं कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है। अर्थात इस ऋण आवेश को उदासीन करने के लिए कोई ना कोई धनावेशित कण भी परमाणु में उपस्थित होगा, ये तो सभी को पता था। ठीक है, क्योंकि इस ऋणावेश को उदासीन करना है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए गोल्डस्टीन ने सन 1836 में एक प्रयोग किया। ठीक है, तो इस प्रयोग के लिए उन्होंने इस उपकरण को लिया। तो अपन देखते हैं इस उपकरण में क्या क्या है। देखो, उसने सबसे पहले यहाँ पे उच्च विद्युत विभव की बैटरी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये निर्वात पंप लगा दिया जैसे पहले था, कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, निर्वात पंप। अब यहाँ पे उनने ये लगाया एनोड। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे इनने कैथोड लिया छिद्रयुक्त, क्योंकि उसको देखना था, क्योंकि एनोड की ओर से यदि कोई किरणें आ रही हैं तो वो इस छिद्रयुक्त कैथोड को पार करके नली के इस ओर आएँ, और जब वो नली के इस ओर आएँ तो चूँकि किरणें कैसी होती हैं, अदृश्य होती हैं, तो उसमें उसने चमक उत्पन्न करने के लिए फिर से उसमें जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। ठीक है, जिंक सल्फाइड एक स्फुरदीप्ति पदार्थ है जिससे किरणें टकराएंगी तो चमक उत्पन्न होगी। तो ये हो गया। अब जब ये हो गया तो जब उच्च विद्युत विभव यहाँ पे अप्लाई किया गया, लगाया गया और निर्वात पंप द्वारा निर्वात उत्पन्न किया गया, तो देखा गया कि कुछ किरणें क्या होती हैं, एनोड की ओर से निकल कर आती हैं और यहाँ पर लगे कैथोड के साइड से लगे स्फुरदीप्ति जिंक सल्फाइड से टकराती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कैथोड था वो छिद्रयुक्त था, तो किरणें आसानी से इस ओर आ रही थी और यहाँ पे जाके चमक उत्पन्न कर रही थी। ठीक है, अर्थात इन किरणों को क्या कहा गया, एनोड किरणें कहा गया, क्योंकि ये किस ओर से निकल रही थी, एनोड की ओर से निकल रही थी। ठीक है, तो देखो, जो हम सेकंड पार्टिकल है प्रोटॉन की खोज में हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। तो देखो, जो परमाणु है ये हमने बता चुके हैं कि विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, तो विसर्जन नलिका में, ठीक है, गैसों के परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के उत्पन्न होने से, अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज होने से यह आभास हो गया था कि परमाणु में क्या होगा, निश्चित रूप से कोई ना कोई धन कण अवश्य उपस्थित होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस बात को 1836 में किन्ने, एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन ने, विसर्जन नलिका पर क्या किया, प्रयोग किया, छिद्रयुक्त कैथोड लेकर उन्होंने एक प्रयोग किया और इस बात को सिद्ध किया। देखिए कैसे। गोल्डस्टीन ने यह पाया कि उच्च विद्युत विभव एवं निम्न दाब जैसे पहला था, ठीक है, पर कुछ क्या था, प्रकाशिक किरणें एनोड से निकलकर कैथोड की ओर गमन करती हैं। ठीक है, जो हमने कैथोड लिए वो कैसा, छिद्रयुक्त, अर्थात छिद्रयुक्त कैथोड से निकलकर वो जिंक सल्फाइड से टकराकर क्या करेंगी, यहाँ पे प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ठीक है, चूँकि ये किरणें एनोड से निकलती हैं, अर्थात इनको क्या कहा गया, एनोड किरणें कहा गया, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। तो अपन पढ़ते हैं यहाँ पे एनोड किरणों के गुण। देखो, इसमें अपन जो पहला गुण है वो पढ़ते हैं
कि क्या करती हैं, ये सीधी रेखा में गमन करती हैं एनोड किरणें, ठीक है। तो जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन की खोज में पढ़े थे ना, वैसे प्रयोग यहाँ पे सेम करना है, क्योंकि यदि इनके पथ में अपन कोई वस्तु रख दें तो वहाँ पे परछाई उत्पन्न हो रही थी, तो यहाँ पे परछाई उत्पन्न होगी। अर्थात यदि ये ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, कैथोड है और ये एनोड है, तो किरणें यदि यहाँ से निकल के आ रही हैं, तो यदि हम यहाँ पे वस्तु रखें तो उसकी परछाई किस ओर बनेगी, यहाँ पे हमको इस ओर प्राप्त होगी। अर्थात हमको पता चल जाएगा कि किरणें किस ओर से आ रही हैं, सीधी रेखा में आ रही हैं और एनोड की ओर से आ रही हैं। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है सेम है जैसे वहाँ पे अपन ने पढ़े थे, ठीक है, कि किरणों के पथ में हमने क्या रख दिए थे, हल्का घूमने वाले यदि चक्र रख दिए थे, ठीक है, तो वह घूमने लगता है। अर्थात इन किरणें, ये किरणें जो एनोड किरणें हैं वो भी कैसे होती हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं और जिनमें द्रव्यमान होगा, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है, कैथोड किरणों की और एनोड किरणों की। यहाँ तक यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट देखो, यदि हम क्या करें इस ट्यूब में, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिए हैं, कैथोड ले लिए हैं, यहाँ पे ले लिए हैं एनोड, ठीक है, एनोड यहाँ पे कौन सा आवेशित है, यहाँ पे धनावेशित है, कैथोड है हमारा ऋण आवेशित, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे क्या करें, कोई धातु की प्लेट लगा दें, ठीक है, इस प्रकार से प्लेट लगा दें और ये प्लेट को हम बाहरी परिपथ से जोड़ दें, ठीक है, बैटरी से, और हम यहाँ पे यदि इस सिरे को बना दें हम धनावेशित, ठीक है, और इस सिरे को बना दें हम ऋणावेशित, ठीक है, ऋणावेशित और धनावेशित, तो चूंकि यहाँ पे जो किरणें हैं वो एनोड की ओर से निकल रही हैं, अर्थात ये किस ओर झुक जाएंगी, इस ओर, क्योंकि पता है कि विपरीत आवेश में हमेशा आकर्षण होगा और समान आवेश में होगा प्रतिकर्षण। तो जब ये किरणें इस ओर झुकेंगी तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये किरणें कैसी होती हैं, धनावेशित होती, क्योंकि ये ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ी हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, कि यदि हम क्या करें बाहरी विद्युत क्षेत्र लगा दें, जैसा अभी लगा के देखें हमने, ये बाहरी विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो जो एनोड किरणें हैं, अर्थात ये किरणें हैं एनोड किरणें, ठीक है, ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है, ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ गई यहाँ पे, ठीक है, अर्थात ये सिद्ध होता है कि एनोड किरणें कैसी होती हैं, धनावेशित प्रकृति की होती हैं, ठीक है। अगला जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम देखेंगे कि यहाँ के जो जिंक सल्फाइड, ठीक है, के पर्दे पर टकराने पर ये क्या करते हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, ठीक है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये अगला पॉइंट हो गया। पॉइंट है क्या करते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, ये जो कैथोड किरण है उनके जैसे भेदन क्षमता होती है, ठीक है, अर्थात ये किरणें पतली धातु की पत्ती को भेद सकती हैं, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, इनकी जो भेदन क्षमता है वो कैथोड किरणों से कम होगी। देखें जो अगला है वो पढ़ते हैं अपन, न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है, तो इसकी खोज क्या है, सन 1932 में चैडविक के द्वारा की गई, ठीक है। तो इनने क्या किया, तत्वांतर, मतलब एक तत्व से दूसरे तत्व में परिवर्तन के दौरान इसकी खोज की। क्या हुआ, जब बेरिलियम या इसके जो अन्य, इनके जैसे अन्य हल्के तत्व हैं, ठीक है, उनके बहुत पतले हम क्या करें, चद्दर लें, या इसको पत्थर बोलते हैं, ठीक है, में हम क्या करें, तीव्र गति से अल्फा कणों की बौछार करें, ठीक है, तीव्र गति से अल्फा कणों की बौछार करें, तो जो बेरिलियम था वो क्या हो गया, कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तथा एक उदासीन कण प्राप्त होता है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होता है, ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे बेरिलियम लिए हैं, यहाँ पे जो बेरिलियम है, ठीक है, इसके ऊपर ये अल्फा कण है हमारे, ठीक है, अल्फा कणों, यहाँ पे यदि मान लो हमने ये बेरिलियम का बहुत, मान लो हमने यहाँ पे जो बेरिलियम है इसका बहुत पतला चद्दर या पत्थर लिए हैं, और यहाँ पे हम किसकी बौछार कर रहे हैं, बहुत तीव्र गति से अल्फा कणों की, ठीक है। तो अल्फा कणों के यहाँ से टकराने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बेरिलियम है वो इस कार्बन में परिवर्तित हो रहा है, और छोटे छोटे कण यहाँ पे निकल रहे हैं जो विद्युत के उदासीन कण हैं, वो कण हैं क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, न्यूट्रॉन के कुछ गुण के बारे में,
कि इसमें क्या क्या गुण होंगे। गुण हम यहाँ पे देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, इसमें प्रयोग किया गया तो ये पाया गया है कि ये क्या होते हैं, चुंबकीय और विद्युत के कैसे होते हैं, ये उदासीन होते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार का, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विचलन कर रहे थे ना, किरणें मोड़ रही थी कभी शोर कभी शोर, वो इसमें विचलन नहीं होता, ठीक है। अर्थात न्यूट्रॉन चुंबकीय एवं विद्युत उदासीन होते हैं, ठीक है, और अपने पथ से विचलन नहीं करते, विचलन नहीं दर्शाते। ये पहला गुण हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे, ये जो न्यूट्रॉन है क्या होता है, जो विलगित अवस्था, अर्थात जो अकेला रहे ये विलगित अवस्था में, तो ये क्या होता है, बहुत ही अस्थायी होता है। विलगित अवस्था में कैसा होता है, ये में अस्थायी होता है, ठीक है। सिर्फ क्या होता है, इसका जो अर्धायु काल है वो 20 मिनट रहता है। 20 मिनट क्या होगा इसका अर्धायु काल। अर्धायु काल के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि ये इसकी जो भेदन क्षमता होगी ना, ठीक है, वो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन दोनों से अधिक होती है।